हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज ये वीडियो आने में आपको थोड़ी सी लेट लगा होगा। थोड़ा सा लेट लगा होगा ये वीडियो आने में गाइस आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको रिसेंटली 1 से 1 आवर पहले, ठीक है, 1 आवर पहले अभी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जहां पर आपको वेद सर ने क्या समझाया। उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई किस तरीके से आप जेकेएसएसबी के एग्जाम को यहाँ पर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई, कुछ बुक्स के रेफरेंसेस उन्होंने यहाँ पर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के बाद जाकर यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, ठीक है, जाकर उस वीडियो को देख लेना। उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर चीजें कवर की हुई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइज हम यहाँ पर करेंगे अपना एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसको यहाँ पर वीडियो को प्रेजेंट करेगा आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी है, रोहित। ओके, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन की हमारी चल रही है सीरीज, ये कैसे भी सुपरवाइजर का चल रहा है फ्री कोर्स हमारी जो चैनल है। और हमारी जो ऐप है गाइस, आपको पता है टुमारो इज व्हाट, टुमारो इज संडे। ठीक है, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं की है जाकर ऐप डाउनलोड कर लो। कल वहां पे होने वाला है आपका यूनिट नंबर 2 है सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का, उसका वहां पर टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं आज शाम को बता दूंगा कि आपका जो कल सुबह टेस्ट होने वाला है यहाँ पर हमारी ऐप पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा, वो किस टॉपिक का होगा, कौन से टॉपिक आपके वहां पर होंगे। और गाइस साथ में आपको वहां पर मैं टाइमिंग भी बता दूंगा किस टाइम कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पे आपको कल फ्री टेस्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस, बिना किसी देरी के देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और हाँ गाइस, आई एम सो हैप्पी कि जो आपका यहाँ पे इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, आई एम रियली सो हैप्पी। जैसे जैसे आपका मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं और ज्यादा मोटिवेट यहाँ पर रहता हूँ आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। वाई आर ह्यूमन राइट्स सिग्निफिकेंट। आपको मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है, दे ग्रांट, वो प्रिविलेजेस किसी सर्टेन ग्रुप को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं किसकी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से। या वो इनइक्वलिटी को सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। या वो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन्स में लिमिटेड रहते हैं। तो ह्यूमन राइट सिग्निफिकेंट क्या है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, क्योंकि मैंने आपको ह्यूमन राइट्स के 2 लेक्चर में ह्यूमन राइट आपको पढ़ाया था, 2 घंटे लगाकर आपको ह्यूमन राइट्स यहाँ पे कंप्लीट समझाया है। ओरिजिन कहाँ से हुई है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ह्यूमन राइट होते क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उनकी। तो गाइज यहाँ पर क्या करते हैं, वो ह्यूमन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स वाई ह्यूमन राइट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और गाइज हमारी अगर सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए। ह्यूमन राइट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि वहां पर उन्होंने ऐसा एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया हुआ है जिससे कि वो इंडिविजुअल्स के राइट को, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनको ऐसे ही कोई आर्बिट्रेरी जो है गवर्नमेंट के एक्शन से ना गुजरना पड़े। गवर्नमेंट को ऐसे क्या करे, ऐसे किसी को अरेस्ट ना कर दे। और यहाँ पर डिग्निटी, इक्वलिटी और जस्टिस फॉर ऑल पीपल यहाँ पर क्या हो, प्रमोट करा जाए। ठीक है, इसलिए ह्यूमन राइट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है, या ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है, या ये जो वेलबींग और डिग्निटी होती है इंडिविजुअल्स की उसको एंश्योर करती है, या ये अथॉरिटेरियन रिजीम को क्या बोलते हैं, पावर ग्रांट करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो प्राइमरी पर्पस ही यही है कि जो वेलबींग और डिग्निटी है इंडिविजुअल्स की, वो यहाँ पर इंश्योर हो सके। यही यहाँ पर प्राइमरी पर्पस रहता है हमारा किसका, ह्यूमन राइट्स का। तो ठीक है, प्राइमरी पर्पस ह्यूमन राइट्स का यही रहता है कि जो यहाँ पर इनहेरेंट डिग्निटी है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, उसको यहाँ पर सेफ गार्ड करा जाए, उसको यहाँ पर बचाया जाए। ओके, ताकि वो अपने फंडामेंटल जो उसको फ्रीडम है, प्रोटेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज है, उनको एक्सेस कर पाए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और आपने क्या करना है, वीडियो के लास्ट में बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन कल वाली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला, जो मैंने कल आपको यहाँ पर एमसीक्यूज वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है वीडियो के लास्ट में, मैं भी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं।
ठीक है, कल मैक्सिमम बच्चों के 20 में से 18 मार्क्स यहाँ पे देखने को मुझे मिले हैं। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ ना, उनके भी आंसर्स दिया करो। बहुत बच्चों ने कल उनके आंसर्स दिए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन के पीछे ना, क्वेश्चन को आपको पूछने का पीछे एक क्या रीजन रहता है। वो रीजन क्या है, अगर कोई भी चीज आप खुद से सर्च करते हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप खुद से ढूंढते हो, वो आपकी मेमोरी में ना, वो आपकी मेमोरी में क्या रहते हैं, लॉन्ग टर्म तक वो चीज क्या रहती है, सेव रहती है। ओके, इसलिए आपसे मैं कोई चीज सर्च करवाता हूँ। तो ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, सोशल इंजस्टिस को प्रमोट करने में, या अथॉरिटेरियन रूल को अपहोल्ड करने में, या पीस को, जस्टिस को और इक्वालिटी को एडवांस करने में, या एक्सरबेटिंग इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी, या इनइक्वालिटी को यहाँ पे एक्सरबेट करती है इसमें, सोसाइटी में। ओके, तो गाइस ह्यूमन राइट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पर, आप इस क्वेश्चन में देखे होंगे। तो क्या आंसर रहेगा इसका, यहाँ पर पीस बनी रहती है, जस्टिस बना रहता है और इक्वलिटी बनी रहती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करें, देखते हैं ह्यूमन राइट्स, हाउ डू ह्यूमन राइट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल प्रोग्रेस। तो ह्यूमन जो राइट्स है वो किस तरह से सोसाइटी की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए आज है हमारा सैटरडे, ठीक है, तो पता है आपको कि हमारी फ्री क्लासेस का जो शेड्यूल है ये रहता है मंडे टू फ्राइडे। सोचा क्यों आपका मैं दिन वेस्ट करूं, इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आप हमारी जो हार्डवर्क रहता है आपके लिए, उसको यहाँ पर क्या करें, उसको क्या करें, बरकरार रखें। वो बरकरार कैसे रखेगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। ओके, ह्यूमन राइट्स किस तरह से आपकी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बाय प्रमोटिंग ओप्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, बाय रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, by empowering marginalized groups and fostering social inclusion, by prioritizing the interest of the ruling elite। अभी यहाँ पर देखिए अच्छे से ना आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है। ये बताया है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं किस तरह से सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या यहाँ पर ओप्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्या ऐसे हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बाय रिस्ट्रिक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, क्या इंडिविजुअल की फ्रीडम को अगर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तब क्या हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बाय इंपावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड फॉस्टरिंग सोशल इंक्लूजन, अगर हम क्या, अगर हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसको एम्पावर करें और सोशल सोशल इंक्लूजन को यहाँ पर फॉस्टर करें, तो क्या तब जाके हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी। ठीक है, बिल्कुल तब जाके हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी, जब जो हमारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो यहाँ पर ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है, जो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, अगर उनको हम ऊपर उठाने की कोशिश करें, तब जाकर हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी। ओके, इज इट क्लियर टू यू। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो जो यहाँ पर जो समराइज करती है ह्यूमन राइट की सिग्निफिकेंस को, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन राइट की, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको बेस्ट लगता है। कहता है कि ह्यूमन राइट जो है हमारी मॉडर्न सोसाइटी के लिए इररेलेवेंट है, ठीक है, इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही है। तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि ह्यूमन राइट ये इंश्योर करते हैं कि जो यहाँ पर रूलिंग एलाइट है उसकी सुप्रीमेसी को यहाँ पर इंश्योर करते हैं। क्या ये ऑप्शन, क्या ये सिग्निफिकेंस है ह्यूमन राइट्स की। फिर तीसरा ऑप्शन बोलता है कि ह्यूमन राइट जो होते हैं, डिग्निटी और फ्रीडम जो होती है सब इंडिविजुअल की, उसको प्रोटेक्ट करता है, क्या ये सिग्निफिकेंस है। फिर फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि ह्यूमन राइट सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के लिए एप्लीकेबल यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर है कि ह्यूमन राइट की सिग्निफिकेंस ये समराइज करता है ह्यूमन राइट कि यहाँ पर हर एक की जो फ्रीडम है इंडिविजुअल की, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाए और उसकी डिग्निटी का, यहाँ पे उसकी फ्रीडम का ध्यान रखा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। हाउ डू ह्यूमन राइट्स कंट्रीब्यूट टू द रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट किस तरीके से रूल ऑफ लॉ जो है उसके उसके प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो गाइज आपको बता दूं कि आपकी यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल है संडे, तो संडे को आपका रहने वाला है फ्री टेस्ट। ठीक है, अगर मान लो कि 500 बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो 500 के 500 बच्चे मुझे उस कल के टेस्ट में चाहिए, क्योंकि आपका जो यूनिट 2 का टेस्ट है सोशियोलॉजी का, वो वहां पर होगा। अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है ऐप में, ऐप नहीं खुल रही है, तो गाइज आप फ्रीली इस जो दिया गया नंबर है, ठीक है, इस दिए गए नंबर पर आप वो स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो कोई भी इश्यू होगा तो आई विल सॉल्व दैट। ओके, चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या बताया है। बाय ग्रांटिंग एक्सेप्शन टू द सर्टेन ग्रुप, क्या आप यहाँ पर सर्टेन ग्रुप्स को एक्सेप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करते हो।
ग्रांट करते हो, या इक्वल ट्रीटमेंट हमने लॉ के अंडर सबको इंश्योर करनी है, इक्वली सबको ट्रीट करना है, या यहाँ पर आर्बिट्ररी गवर्नमेंट के एक्शंस को प्रमोट करना है बाई रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस, या हमने जो यहाँ पर एक्सेस है किसके लिए, जस्टिस के लिए एक्सेस है, उसको हमने पाबंदियां लगा देनी है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है। क्या ये यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कहता है? नहीं। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज योर राइट आंसर के इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे लॉ के अंडर होनी चाहिए, ये आपका ह्यूमन राइट का कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, वो किसके अंडर? रूल ऑफ लॉ के अंडर। ठीक है, ह्यूमन राइट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं रूल ऑफ लॉ को। कैसे? लीगल स्टैंडर्ड को यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है, जो इंडिविजुअल को किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, बेबुनियाद जो एक्शन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उससे इंडिविजुअल को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जो बाकी एंटिटीज है उनको भी प्रोटेक्ट कर सके, और इंडिविजुअल इंश्योर हो पाए कि हर उनको ट्रीटी वो इक्वली यहाँ पर ट्रीट हो रहे हैं, और उनको फेयरली लॉ के अंडर क्या हो रहा है, मतलब वो ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि ह्यूमन राइट्स आर इसेंशियल फॉर। ह्यूमन राइट किस चीज के लिए यहाँ पर जरूरी माने जाते हैं? क्या डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट होती है और प्रेजुडिस यहाँ पर प्रमोट होती है, या अथॉरिटेरियन रिजीम को अपहोल्ड किया जाता है, या आपकी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए रिस्पेक्ट की जाती है, या यहाँ पर सोशल हायरार्की और इनइक्वालिटी को मेंटेन करा जाता है? तो ह्यूमन राइट किसके लिए यहाँ पर जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? आपकी जो डाइवर्सिटी फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए आपके ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा रोल, एक क्रूशियल, एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ह्यूमन राइट्स प्ले करते हैं। किसमें? इन फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपकी जो डाइवर्सिटी है उसके लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट होती है, इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है, और आपके डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, बाय एडवोकेटिंग फॉर इक्वलिटी, किसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है? यहाँ पर हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ एंड वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ठीक है, और जो इनहेरेंट डिग्निटी है और जो वर्थ है इंडिविजुअल की, उसको रिकॉग्नाइज करा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन? तो क्या कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पे अगर आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, प्रमोटिंग सोशल कोहेजन एंड हार्मनी, अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, इनहैंसिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्या इसका सही आंसर रहेगा कि आपको बोलने हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर दिया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर बनेंगे? तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज बनेंगे? क्या आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है क्या वो स्ट्रेंथन होगा इस चीज से, या आपका जो सोशल कोहेजन और हार्मोनी जो यहाँ पर बनाई रखी है, ठीक है, तो क्या उसको यहाँ पर प्रमोशन मिलेगी, या जो ट्रस्ट है गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के ऊपर, ठीक है, क्या उसको अंडरमाइन किया जाएगा, या आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यहाँ पर इनहांस होगी? तो क्या चीज यहाँ पर अगर ह्यूमन राइट को वायलेट किया जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके बनेंगे? तो जो आपका ट्रस्ट है ना गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के ऊपर, वो ट्रस्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट जो अगर वायलेशन होता है तो आपका ट्रस्ट जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर, उसको कंप्लीटली यहाँ पर खत्म कर देता है। ठीक है, अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। फ्यूल सोशल अनरेस्ट, यहाँ पे फ्यूल सोशल अनरेस्ट का मतलब ये है कि सोशली लोगों, मतलब कि लोग इसके अगेंस्ट भड़क जाते हैं, और यहाँ पर टेंशन्स बढ़ जाती हैं सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो। ओके, जिससे हमारी सोशल प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी जो है वो हिंटर होने लगती है, वो यहाँ पर अल्टीमेटली रुक जाती है। ठीक है, कब? जब हमारे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? वायलेट होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अगर क्लियर है तो एक थम्स अप देना वीडियो को। 29th क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय। ह्यूमन राइट्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अगर आप किसी चीज को, मान लो कि अगर आप पानी को यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वाटर का यूज कर रहे हो, इस तरह से यूज करो उसको, इस तरह से यूज करो, यानी कि आप खुद भी यूज करो, ठीक है, आप खुद भी यूज करो, और वही वाटर आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रखो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे आपने हर एक चीज का यूज करना है। ठीक है, चलिए क्या चीज यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी? ह्यूमन राइट कंट्रीब्यूट करते हैं कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उसकी नीड्स को इग्नोर करके, क्या ऐसे ह्यूमन राइट्स कंट्रीब्यूट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, या बोलेंगे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दो, इन्वायरमेंट को खराब कर दो,
क्या सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उनको एड्रेस करेगी एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक अच्छे ढंग से इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर उनको बताएगी। तो वैसे क्या ह्यूमन राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, या प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स ऑल ओवर लॉन्ग टर्म वेलबींग, क्या जिससे हमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि थोड़े टाइम के लिए हमें इकोनॉमिक फायदा तो होगा, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग टर्म वेलबींग। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपना मकसद देखेंगे, यार हम हैं तो हम जाएंगे, तो मरे पीछे जो करना है भाड़ में जाए। क्या ऐसे हम क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आपने भी चीज को यूज करना है और आपने उस चीज को इस सस्टेनेबल तरीके से क्या रखना है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी रखना है। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ। सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए। चलिए 29th क्वेश्चन का आंसर आपको आप बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। आई होप अभी तक सारे बच्चों ने यहाँ पर 29th क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। देखिए गाइस मैंने आपको पहले ही बोला कैसे होगा, जब हम सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, उनको अच्छे से उन पे अच्छे से नजरसानी करेंगे एक इंटीग्रेटेड मैनर में, तब जाके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये जुड़े हुए हैं। और ह्यूमन राइट प्रिंसिपल जो हैं, ठीक है, वो इस तरीके से एफर्ट करते हैं ताकि वो सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या कर सके, एड्रेस कर सके, उनके बारे में लोगों को बता सके एक होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल मैनर में। ठीक है, जिससे कि वेल बीइंग इंश्योर हो जाए। ठीक है, इंश्योरिंग द वेल बीइंग एंड डिग्निटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, जिससे कि वो जो वेल बीइंग के बारे में सोचे, उनके प्रेजेंट के बारे में भी सोचें और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी यहाँ पर सोचें। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर टू यू। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। एंड आई होप कि 29th क्वेश्चन का सब बच्चों ने आंसर कर दिया होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में आपको जाना है, ठीक है, 29th क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे आंसर लगा देना ABCD जो भी होगा। इज इट क्लियर। चलिए, हाँ, और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर और छोड़ दे रहा हूँ, सर्च करना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ठीक है, ये कब आए थे, क्वेश्चन है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब लाए गए थे, इससे पहले कौन से गोल थे। चलिए बोल देता हूँ, इससे पहले थे हमारे पास मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो यहाँ पर 8 थे। ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताना, कब लाए गए थे और कितने नंबर में थे, कितने नंबर में लाए गए कब थे, और कितने नंबर में कितने डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं आता है, मुझे आपसे जानना है। ठीक, चलिए, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए कि जो चीज मुझे नहीं आती है सर्च करके आप बता दोगे सर को, सर कोई चीज नहीं आती है। ठीक है, चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन राइट की, लाइज इन देयर एबिलिटी टू, सिग्निफिकेंस बोलने हैं ह्यूमन राइट की जो उनकी एबिलिटी में लाई करती है, प्रमोट ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का, यहाँ पर ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है, या इंटरेस्ट जो रूलिंग एलाइट हैं उनके इंटरेस्ट को ज्यादा क्या करती है। रूलिंग एलाइट कौन होते हैं, जो यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, टॉप पे अपेक्स से बैठे हुए हैं। एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, क्या इंडिविजुअल को और कम्युनिटीज को यहाँ पर पावर देती है, या अथॉरिटेरियन रिजीम का एजेंडा को सर्व करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, इंडिविजुअल कम्युनिटी को ही इंपावर करेगी, ये इसका यहाँ पर बेटर आंसर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 1945, 1947, 48 एंड 50, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने यूनाइटेड नेशन का पूरा चैप्टर कवर करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर सबको करना चाहिए। देखिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे, एक तो मैंने 29th क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है, और मैंने आपसे 31 क्वेश्चन का आंसर पूछा है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे। ठीक, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपने कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर, तो गाइस इसको UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ठीक है, ये यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। अब आप मुझे बोलेंगे कि यूनाइटेड UNO जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा। ठीक है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट आपको बताना है। इससे पिछले वाला कौन था वो भी आप बता देना सर्च करके, ठीक है, ताकि मैं भी तो जान लूं। अब यहाँ पर 32 क्वेश्चन है कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो हमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है? ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि हमारा जो पार्ट थर्ड है, ठीक है, आई थिंक पार्ट थर्ड ही है, जिसमें आपके यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, ये हमारे पार्ट थर्ड के अंडर ही आते हैं। तो 12 आर्टिकल से लेके 35 आर्टिकल तक यहाँ पर हमें फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक इज इट क्लियर टू यू कि पार्ट थर्ड में आते हैं। अब आपको राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलना है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक है, आर्टिकल 14, 19, 21 आर 25, इसके बारे में बताओ जल्दी से। ठीक है, क्योंकि ये सबको तो पता ही होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो आज बता दूं कि राइट टू इक्वालिटी जो है आपका 14 टू 18 आर्टिकल के अंडर आता है, तो ऑप्शन 14 इज द राइट आंसर है। ठीक है, और जो यहाँ पर गाइस आपका आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 जो है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आपका 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 आर्टिकल्स आपके किस में आते हैं? ये आपका राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आपका 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक यहाँ पर आता है। तो गाइज यहाँ पर अब आपके पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल क्या बताता है, पता है? 21 आर्टिकल आपको बताता है राइट टू लाइफ की, हर किसी को यहाँ पर जीने का हक है। आर्टिकल नंबर 1 क्या 21 क्या बोलता है कि हर किसी को यहाँ पर जीने का हक है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू गाइस? चलिए, आर्टिकल नंबर 25 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 25 किसके अंडर आता है? ठीक है, और हाँ, थोड़ी सी आर्टिकल की बात अगर चलिए, थोड़ा आर्टिकल के बारे में आपको बता दूं। इसके बाद 19 से 22 तक हो गए हमारे कौन से आर्टिकल? राइट टू फ्रीडम। इसके बाद 19 से 22 हो गए, तो 23 से और 24 के बीच में आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, अगर किसी के राइट को कोई यहाँ पर हनन करता है तो वहां पर वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो गाइज यहाँ पर इसके बाद 25 से 28 आर्टिकल तक हमारे कौन से आर्टिकल आते हैं? यहाँ पर आते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर किसी को अपना अपना रिलीजन चुनने का हक है, हर कोई अपना अपना रिलीजन यहाँ पे चुन सकता है। तो इन सारे आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद गाइज राइट टू लाइफ जो है हमारा आर्टिकल 20 के अंदर आता है ना, 21 के अंदर, हाँ। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर हमारा राइट टू लाइफ यहाँ पर आता है। ओके, यहाँ पर भी ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और हाँ, आर्टिकल 21 के अंदर ये भी आता है कि यहाँ पर लिबर्टी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 6 टाइप की लिबर्टीज यहाँ पर आपको बताई गई है। हर कोई यहाँ से घूम सकता है, किसी ने अगर घूमना है तो यहाँ से वहां वो घूम सकता है। तो गाइस इसके बाद आपको बता दूं कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक हमारे कौन से राइट आते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आते हैं। और इसके बाद गाइस, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 32, जिसमें आपकी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है, जहां पे आपको जहां पर फायर टाइप की रिट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कौन सी रिट है। हैबियस कार्पस की यहाँ पर सबसे पहले रिट आती है। उसके बाद आती है 5 रिट्स में, दूसरे नंबर पर आती है रिट ऑफ मैंडमस। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, एंड चौथे नंबर पे आती है रिट ऑफ सेरेटोरी। ठीक है, और चौथे नंबर पे आती है रिट ऑफ कोरेंटो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर बोल दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो आपको बताना है कि ह्यूमन राइट एक्ट जो है कब, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कब यहाँ पर इंडिया में इनेक्ट करा गया था? तो ऑप्शन आपको सामने दिए हैं, 1991, 1993, 1995 एंड 2000। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको बताए बताए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस 1993 में, याद रखिएगा, 1993 में यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, जिससे प्रोवाइड किया गया था जब हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था इसके अंडर, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को यहाँ पर किया गया था इस एक्ट के अंदर। ठीक है, 1993 में एक एक्ट लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट लाया गया, जिसके अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, स्टैट्स सॉरी
स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। यह यहाँ पर नेशन को देखेगा, यहाँ पर स्टेट को देखेगा, क्या देखेगा, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन को देखेगा। अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो ये चीजें वहां पर देखेंगी, ठीक है। अब है आपका विच इवेंट, कौन सा ऐसा इवेंट आया इंडियन हिस्ट्री में जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। जिससे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, कौन सा इवेंट यहाँ पर आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी साल्ट मार्च या जलियन वाला बाग मैसेकर, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पर चली। जलियनवाला बाग मैसेकर के बारे में आपको पता है कब आया था, 13 अप्रैल 1919 में आया था, ठीक है। जब यहाँ पर जलियनवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। गांधी का साल्ट मार्च यहाँ पे आपको पता होगा, गांधी का साल्ट मार्च। इसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया की पार्टीशन कब यहाँ पर हुई थी, ठीक है। ओके, पार्टीशन कब हुई थी इंडिया की, 1947 में। तो ठीक है, तो आपको पता है कि गांधी के साल्ट मार्च को यहाँ पर डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मार्च कब से कब हुआ था, 24 डे का यहाँ पर ये मार्च, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था, वो 15 अप्रैल 1930 में, ठीक है। 2 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, सॉरी 5 अप्रैल तक ये चला था। कब चला था, अप्रैल में, कौन से अप्रैल में, 1930 में। 24 डेज का ये मार्च चला था। ये कहां से शुरू हुआ था, गांधी जी ने कहां से शुरू किया था, उनके साबरमती आश्रम से लेकर, ठीक है, दांडी तक, ठीक है, दांडी तक ये मार्च इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। जब उसको दांडी को क्या बोला जाता था, नवासरी, ठीक है, नवसारी, नवसारी उस टाइम बोला था। दांडी कहां पर है, गुजरात में है। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अब आपको बोलना है, जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या, अब देखो मैं शायद बाहर चला गया, ज्यादा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना जब हिस्ट्री का मेरे सामने आ जाता है तो मन बहल जाता है, मन बहल जाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री का बड़ा ज्यादा शौक है। तो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में करवा दी है। ऊपर देखो आई बटन कहीं पे बीच में शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट जो जो आपकी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाला पार्ट है कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो गाइस, इंडिया इंडिपेंडेंस से जो मूवमेंट है वो यहाँ पर जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया था ये मुझे आप डेट बताएंगे। कब अडॉप्ट किया गया था ये मैंने आपको बताया, चलो यहाँ पर आ गया, 1950 में इसको हमने अडॉप्ट किया था। तो डेट आपको पता होनी चाहिए, डेट है गाइस 26 जनवरी 1950। ओके, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 इयर्स। ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, खाली एक लड़की ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है गाइस किसको, भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो गाइस, यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसने यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, उसके चेयरमैन कौन थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के हमारे कौन बने थे, कौन बने थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू। चलिए, अच्छी लग रही होगी ना, अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। 35th क्वेश्चन है गाइस हमारा, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट यहाँ पर क्या किया गया था, इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा फीचर है, क्या है, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ठीक है। रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। इसकी रिजिडिटी जो है, किसी चीज को आने में हम किसी चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। हम किसी चीज को यहाँ पर अमेंड भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। तो गाइस, आपकी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 84th 86th 88th या 92nd अमेंडमेंट हुई थी, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। तो गाइस, दिस वाज योर 86th अमेंडमेंट हुई थी, जब राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल लाया गया था। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी, 2002 में हुई थी, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 21A को लाया गया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये कब से, मतलब कितने से कितने एज तक होनी चाहिए, यानी कि राइट टू एजुकेशन है भाई, 6 से 14 साल के बच्चे को यहाँ पर हक है कि वो एजुकेशन ले सकता है। अंडर आर्टिकल 21A क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। ओके,
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन है आपके सामने, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस एम एन वेंकटाचालिया, जस्टिस एच आर खन्ना। तो इनके बारे में आपको बताना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो थोड़ा सा बता दो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको। तो गाइस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पर ये कब बनाया गया था इसको, 12 अक्टूबर, याद रखेगा डेट, 1993 में, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी इंडिया में ह्यूमन राइट्स की जो प्रमोशन है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको यहाँ पर देखता है। इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है यानी कि जिसको किसी लॉ के अंडर बनाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अब इसका आंसर आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे यहाँ पर वो थे जस्टिस पी एन भगवती। जस्टिस पी एन भगवती ने यहाँ पर फर्स्ट चेयरपर्सन सर्व किया है इंडिया का, कब से कब तक, 1993 में बताया आपको कि ये बनाया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया जो किसी लॉ के अंडर बनाई जाती है, ठीक है। 1993 से 1996 तक यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, सर्व किया था। ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी डिड इंडिया ratify in 1979 which aimed at eliminating discrimination against what। कौन सा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी यहां पर हुई जहां से इंडिया ने रेटिफाई किया 19, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया 1979 में, जिसका क्या मकसद रहता है, एलिमिनेट करना है डिस्क्रिमिनेशन को। इंडिया इस इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड CRC, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट CAT। तो गाइज यहाँ पर सीडा यहाँ पर लाया गया था, ये सीडा ट्रीटी यहाँ पर होती है आपकी, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। सीडा इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सीडा क्या है, कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन के अगेंस्ट, वो यहाँ पर लाया गया, ठीक है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 1979 में, ठीक है। एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिससे कि क्या किया जाएगा, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन्स की, ठीक है, वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको खत्म किया जाए, उसको एलिमिनेट करा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अमेंडमेंट यहाँ पर लाई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हमारी जो अनटचेबिलिटी जो है उसको एबॉलिश किया जाए, और अगर कोई ऐसा मसला सामने आता है तो उसको लॉ के अंडर पनिश किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। 81st 85th 87th या 95th। तो गाइस अमेंडमेंट के बारे में पता है ना क्या होता है, पता है क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजिंग। क्या होता है, चेंजिंग। ओके, चलिए तो गाइस दिस इज योर 87th अमेंडमेंट। ये कब लाई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये 2003 में यहाँ पर लाई गई, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17A को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, जिसका है जिसने यहाँ पर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। और अगर किसी ने कहा कि अगर कहीं पे छूतछात का मसला सामने आता है तो उसको इस आर्टिकल के अंदर उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, उसको पनिश करा जाएगा। ओके, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन है, in which landmark case did the Supreme Court of India recognize the right to privacy as a fundamental right under Indian Constitution। तो कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस यहाँ पर आपको देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू प्रिवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑप्शंस पढ़ लो। पहला ऑप्शन है आपके सामने, केशव नंदा भारती केस, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, मेनिका गांधी, मेनिका गांधी वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है के.एस. पुट्टासामी, के.एस. पुट्टास्वामी, प्रिवेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चौथा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो चार केसेस आपके सामने बताए हैं, तो कौन सा लैंडमार्क है आपको यहाँ पर बताना है राइट टू प्रिवेसी के अंदर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आई होप गाइस आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी लाया गया था गाइस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक केस हुआ था जिसके अंदर यहाँ पर लाया गया था। इस लैंडमार्क केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनानिमसली रिकॉग्नाइज किया था किसको, राइट टू प्रिवेसी को। ये फंडामेंटल राइट है किसके अंडर, अंडर आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्रिवेसी क्या है, अंडर आर्टिकल 21 देयर इज अ राइट टू प्रिवेसी। हर किसी को अपनी प्राइवेसी का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो गारंटी देता है किस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं, पहले ऑप्शन पढ़ लो, 14, 19, 21, 25। क्योंकि अभी जस्ट मैंने 4 मिनट पहले या 5 मिनट पहले सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको बता दिया था। 14 से 32 आर्टिकल्स के बारे में अभी सारे आर्टिकल्स के बारे में बता दिया। अब आपने बताना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछे हैं, तो 40th क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, आई एम वेटिंग, जल्दी से आंसर करो, आई एम वेटिंग। और जो बच्चे ने आंसर किया उसके लिए मैं क्लैप भी करूंगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा, तो ऊपर चला जाऊंगा मैं। तो ये 41 क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। कल करेंगे कि आज ही करेंगे, एक मिनट, हाँ आज ही कर देते हैं। 2 क्वेश्चन और भी हैं हमारे, तो बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे खुद करेंगे। शायद आपने आंसर देख भी लिया होगा, लेकिन कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट की याद आती है। ठीक है, शर्माना नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ऐसा इवेंट आया जिससे यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुई ह्यूमन राइट की। ऐसा कौन सी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन देखने को मिलती है जिससे ह्यूमन राइट को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, मैग्ना कार्टा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, या ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, इसका आंसर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 1948 में जनरल असेंबली ने इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था। बहुत बार इसके बारे में पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज योर वीडियो। वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मुझे लगा कि इसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन थोड़े 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 42nd क्वेश्चन है, which historical period saw the emergence of philosophical ideas emphasizing individual liberties and right। ठीक है, तो बताना है रिनाइसेंस, इनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या मिडिल एजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना, हिस्टोरिकल पीरियड का कौन सा ऐसा आपको टाइम देखने को मिला जिसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे फिलोसॉफिकल आइडियाज यहाँ पर हमें सामने देखने को मिले, फिलोसॉफिकल आइडियाज की एमरजेंस हुई, जिसने यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टीज और राइट्स के बारे में बात करी, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा पीरियड यहाँ पर देखने को मिलता है, उस पीरियड का नाम क्या है। तो उस पीरियड का नाम आता है गाइज यहाँ पर हमारा इनलाइटनमेंट। दिस वाज इनलाइटनमेंट एरा 17th एंड 18th सेंचुरी में, जिसने जहां पर हमें फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल आइडियाज की एमरजेंस देखने को मिली, जिन्होंने यहाँ पर इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वलिटी और जो उनके इनहेरेंट राइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उनके बारे में इन्होंने ज्यादा जोर दिया। और इन्होंने मॉडर्न कंसेप्शन जो है ह्यूमन राइट्स की, उसके बारे में एक ग्राउंड वर्क तैयार किया। तो guys this was all about today's video and I hope you enjoyed the video। if you enjoyed the video, hit सब्सक्राइब बटन। ठीक है, आप वो लाल वाला बटन देख रहे होंगे ना साइड में, उसको जाकर यहाँ पे क्लिक कर दो। ओके, तो खत्म करें आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस मिड डे। लाइक करना अगर अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। तो खत्म करते हैं, बाय बाय, टाटा।